हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का। आज के इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं अस्थमा के बारे में। अस्थमा जिसे आप आम भाषा में श्वास रोग कहते हैं, दमा कहते हैं। अस्थमा के कॉजेज़ क्या हैं? अस्थमा किन कारणों से होता है? अस्थमा के रोगी में क्या साइन और सिम्पटम्स देखने को मिलते हैं, यानी इसके लक्षण क्या हैं? साथ ही साथ में अस्थमा में क्या डायग्नोसिस बनती है, इसका इन्वेस्टिगेशन कैसे कराते हैं, कौन-कौन सी जाँचें कराते हैं? अस्थमा का मैनेजमेंट क्या है, चिकित्सा क्या है? और इस चिकित्सा में हम बात करेंगे कि आयुर्वेद और एलोपैथ दोनों में क्या-क्या चिकित्सा की जा सकती है, इसके बारे में बात करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक समय पे ऐसा माना जाता था कि अस्थमा जनरली लेटर स्टेज में डेवलप होता है, यानी उन लोगों में होता है जिनकी उम्र 50 साल, 60 साल होती है। लेकिन बढ़ते हुए पॉल्यूशन की वजह से आजकल आप देख सकते हैं कि बहुत कम उम्र के रोगियों में अस्थमा देखने को मिल रहा है। अगर मैं बात करूं मेट्रो सिटियों की, तो मेट्रो सिटियों में 2-2, 3-3 साल के बच्चों को आप इनहेलर लेते हुए देख सकते हैं, यानी अस्थमा उन रोगियों में तेजी से बढ़ रहा है। बात करेंगे कि अस्थमा क्या है, तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं कि अस्थमा क्या है। अस्थमा के बारे में आपको जानने की जरूरत है कि अस्थमा एक क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है। क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज ऑफ एयरवेज, यानी हमारे श्वास मार्ग का एक रोग है जो इन्फ्लेमेशन की वजह से श्वास मार्ग में बहुत सारे जो चेंजेस आते हैं। और जब किसी व्यक्ति को क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होता है, एयरवेज का श्वास मार्ग में इन्फ्लेमेशन होता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, लीड्स टू रिकरेंट एपिसोड ऑफ व्हीजिंग, ब्रीथलेसनेस, चेस्ट टाइटनेस एंड कफिंग। यानी जब किसी व्यक्ति को श्वास मार्ग में इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उसकी वजह से रिकरेंट एपिसोड होते हैं, यानी उसको बार-बार दिक्कत किस बात की होती है, व्हीजिंग होती है, यानी उसके श्वास मार्ग से एक व्हिसल लाइक साउंड प्रोड्यूस होती है, एक व्हिसल के जैसी आवाज आती है। और उसको ब्रीथलेसनेस यानी सांस लेने में उसको तकलीफ होती है, सीने में भारीपन रहता है, चेस्ट टाइटनेस रहती है, और उसको क्या रहता है, कफिंग, यानी उसको खांसी आती है, परसिस्टेंट उसको कफिंग रहता है। ऐसा मानना किसका है, एलोपैथिक साइंस, यानी वो कहती है कि एलोपैथी में जो अस्थमा है उसको क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज कहा गया है ईयरवेज की। लेकिन हम बात करें आयुर्वेद की, तो आयुर्वेद क्या कहता है अस्थमा के बारे में, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो श्वास रोग हैं आयुर्वेद में, जो श्वास रोग हैं उसके विभिन्न प्रकार बताए गए हैं, जैसे महाश्वास, छिन्न श्वास, तमक श्वास। उनमें से श्वास रोगों में एक प्रमुख विकृति है जिसे हम तवक श्वास कहते हैं, ध्यान देंगे। यानी जिसे हम एलोपैथी में अस्थमा पढ़ते हैं, उसको आयुर्वेद में एक विशेष प्रकार की श्वास रोग कहा गया है, तमक श्वास। और ये क्या है, यह वात एवं कफ दोषों की असंतुलन की अवस्था है। यानी आयुर्वेद ऐसा मानता है कि जब किसी व्यक्ति के शरीर में वात और कफ दोष बढ़ जाते हैं तो उसकी वजह से तमक श्वास होती है, यानी जैसे आप अस्थमा कह रहे हैं, आयुर्वेद ने इसे तमक श्वास कहा है। और यहाँ पर वात और कफ दोष की विकृति को माना है। इस बात को आप ध्यान इसीलिए रखेंगे कि जब हम इसकी चिकित्सा की बात करेंगे तो यहाँ पर वात और कफ जो दोष बढ़े हुए हैं, इन्हीं के समन की बात करेंगे, इन्हीं को शरीर से निष्कासन की बात करेंगे, इन्हीं के संतुलन की बात करेंगे। थोड़ा और चलते हैं आगे और जानते हैं कि इसके कारण क्या है। अगर कॉजेज ऑफ अस्थमा में देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न मेडिसिन जो कॉजेज हैं, सबसे पहला कारण है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन का मतलब क्या है, यानी ये वंशानुगत मानते हैं, यानी अगर किसी के पेरेंट्स को अस्थमा है तो उसके आने वाली जो जनरेशन है, जो उसके बच्चे हैं, उसमें अस्थमा होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। या ये कह सकते हैं कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये बीमारी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चलती है। साथ ही साथ में कह रहे हैं कि एलर्जेंस, जैसे डस्ट है, पॉलन है, पेट डेंडर्स है, यानी कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के प्रति एलर्जिक है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, उसकी वजह से उसको अस्थमा हो सकता है। जैसे धूल मिट्टी है, पॉलन है, या कुछ पालतू जानवरों के जो फर वगैरह है, जो हेयर वगैरह है, उनकी वजह से एलर्जी होगी। और इस एलर्जी की वजह से जो श्वास मार्ग की एलर्जी है, इसी से आगे चल के अस्थमा डेवलप हो जाएगा। आगे कह रहे हैं पोल्यूशन एंड स्मोक, ध्यान देंगे।
पोल्यूशन और स्मोक अस्थमा के रोगियों के लिए बहुत बड़ा कारण है। आज के समय में जो रोगी बढ़ रहे हैं उसका मेन कारण है बढ़ता हुआ पोल्यूशन और धुआं। अब ये जो पोल्यूशन है ये इंडस्ट्री की वजह से हो सकता है, ये हमारे व्हीकल्स की वजह से हो सकता है, तो ध्यान देंगे। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, यानी श्वास मार्ग का इन्फेक्शन। अब ये जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है ये वायरल हो सकता है, बैक्टीरियल हो सकता है, फंगस की वजह से हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये भी इन्फेक्शन भी एक बहुत बड़ा कारण है अस्थमा डेवलप होने में। नेक्स्ट आप देखेंगे दैट इज द एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एंड ऑक्यूपेशनल अस्थमा। एक्सरसाइज इंड्यूस्ड क्या है? आप जानते हैं कि अगर आप अपनी क्षमता से ज्यादा कोई कार्य करते हैं तो उससे आपकी श्वास की गति बढ़ जाती है ना। तो कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि ये काम करने से सांस उखड़ गई है। सांस उखड़ने का मतलब क्या है कि क्षमता से ज्यादा अगर आप काम करेंगे, बहुत मेहनत का अगर काम करेंगे और डाइट आपकी बहुत अच्छी नहीं है तो लेटर स्टेज में उन व्यक्तियों में अस्थमा डेवलप हो जाता है। इसीलिए जैसे आपने देखा होगा कि जो रिक्शा पुलर वगैरह होते हैं या जो बहुत मेहनत का जो लेबर काम करती है उनमें भी अस्थमा डेवलप होने का कारण कई बार देखा गया है। दूसरा इसमें कारण है ऑक्यूपेशनल, यानी जो आपका काम है। अगर आप किसी सीमेंट फैक्ट्री में काम करते हैं, किसी ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, बहुत ज्यादा डस्ट है, बहुत ज्यादा धुआं है, तो उसकी वजह से जो अस्थमा डेवलप होता है उसको ऑक्यूपेशनल अस्थमा कहते हैं। ऐसा मानना है मॉडर्न मेडिसिन का। अगर हम बात करें आयुर्वेद में, तो आयुर्वेद क्या कारण मानता है कि अस्थमा डेवलप होने के पीछे कौन कौन से कारण हो सकते हैं? तो सबसे पहले उन्होंने कहा है भारी, बुरू और स्निग्ध कफ वर्धक आहार। यानी आयुर्वेद मानता है कि अगर आप बहुत हैवी डाइट लेते हैं, बहुत तला भुना खाना खाते हैं और ऐसी डाइट लेते हैं जो आपके शरीर में कफ को बढ़ाती है, कफ वर्धक जो डाइट है, और साथ ही साथ में वात कफ दोषों की वृद्धि। अब वात और कफ दोषों की वृद्धि के कारण क्या है? यानी आपका जो आहार विहार है उससे आपके शरीर में वात और कफ दोष अगर बढ़ेगा तो इससे अस्थमा होने के चांस ज्यादा बढ़ जाएंगे। अगला कारण उन्होंने कहा है मानसिक तनाव, यानी अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहते हैं, शोक है, भय है, इसकी वजह से, यानी कई बार अगर आप लंबे समय तक किसी दुख में रहते हैं, किसी स्ट्रेस में रहते हैं, तो आयुर्वेद मानता है कि इसकी वजह से आगे चल के आपको अस्थमा डेवलप होने के चांसेस ज्यादा हैं। और कह रहे हैं अधिक निद्रा एवं निष्क्रिय जीवन शैली। ध्यान देंगे कि अगर आप बहुत अच्छी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, आप बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, तो इसकी वजह से भी आपको अस्थमा होने के चांसेस ज्यादा है। ध्यान देंगे अधिक निद्रा और निष्क्रिय जीवन शैली। निष्क्रिय जीवन शैली का मतलब है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, फिजिकल एक्टिविटी की कमी। बात करें थोड़ा और आगे चल के कि साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं। साइन और सिम्टम्स में जब आप मॉडर्न मेडिसिन में जाकर के देखेंगे तो जो लक्षण दिखाई देंगे, सबसे पहले इसमें वीजिंग, जो मैंने बताई कि उस व्यक्ति को सांस लेते वक्त एक पर्टिकुलर आवाज आती है, वीज क्रिएट होता है। और स्पेशली ये जो वीजिंग की समस्या है ये नाइट में और अर्ली मॉर्निंग, यानी रात के समय में और सुबह के समय में जिसको वीजिंग प्रोड्यूस होती है, और साथ ही साथ में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, सांस लेने में इसको तकलीफ होती है, जल्दी जल्दी जो है पेशेंट सांस लेता है, सीने में भारीपन रहता है, चेस्ट में टाइटनेस रहती है, और परसिस्टेंट कफिंग, लगातार इसको खांसी आती है। और ये स्पेशली ध्यान देंगे मेनली आपको रात के समय में और सुबह के समय में ये पेशेंट को ज्यादा दिक्कत होगी। तो ये जो इंडिकेशन है, ये जो लक्षण है, ये अस्थमा के रोगी में आपको देखने को मिलेंगे। अगर बात करें आयुर्वेद में कि आयुर्वेद में कौन से लक्षण है जो अस्थमा के रोगी में देखने को मिलेंगे, तो सबसे पहली बात श्वास लेते समय घरघराहट, यानी जो वीजिंग कह रहे हैं आप, वही एक प्रकार की यानी गुर-गुर की ध्वनि आना, यानी जब आप सांस लेंगे तो आपको बहुत क्लियर आवाज नहीं आएगी, क्लियर घरघराहट की साउंड आएगी। और अत्यधिक कफ का स्राव होना, यानी बहुत ज्यादा सलाइवा और बहुत ज्यादा कफ का सिक्रीशंस देखने को मिलेगा। वक्ष स्थूलता एवं पीड़ा, यानी जैसे चेस्ट टाइटनेस कह रहे हैं, साथ में सीने में दर्द होना आप कह रहे हैं, वो मानता है आयुर्वेद। और नेक्स्ट है आपका थकावट एंड निद्रा लुप्तता, यानी अगर पेशेंट बहुत ज्यादा वीक फील कर रहा है, उसे बहुत ज्यादा नींद आ रही है, तो आयुर्वेद मानता है कि ये सारे लक्षण अस्थमा के रोगी में देखने को मिल सकते हैं।
थोड़ा और आगे की चीजें जाने, तो इसकी डायग्नोसिस में मॉडर्न मेडिसिन में क्या डायग्नोसिस बनाएंगे, तो इसमें सबसे पहला पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कराते हैं, यानी जो आपके लंग्स हैं उनकी कैपेसिटी को देखते हैं कि लंग्स कितनी क्षमता है, लंग्सों में लंग्स कितने अच्छे से काम कर रहे हैं फेफड़े, तो इसमें स्पायरोमेट्री कराते हैं। नेक्स्ट है आपका दैट इज द पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट कराते हैं, ये भी आपकी लंग्स की क्षमता बताने का एक टेस्ट है। एक पर्टिकुलर डिवाइस के थ्रू हम ये चीज एग्जामिन करते हैं कि आपके लंग्स कितना फोर्सफुली जो है काम कर रहे हैं, कितने अच्छे से काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ में चेस्ट का एक्सरे करा सकते हैं, चेस्ट के एक्सरे के द्वारा हम देख सकते हैं कि लंग्स में कोई पैथोलॉजी तो डेवलप नहीं हो रही है। और साथ ही साथ में एलर्जी की टेस्टिंग करा सकते हैं कि पेशेंट किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस को लेकर के एलर्जिक तो नहीं है, क्योंकि एलर्जी की वजह से भी अस्थमा डेवलप हो सकता है। बात करें आयुर्वेद में क्या डायग्नोसिस है, किस तरीके से पता करेंगे, तो सबसे पहले दोष धातु मल की परीक्षा। अभी मैंने आपको बताया कि जो दोष हैं दैट इज द वात और कफ, यानी शारीरिक जो दोष हैं अगर वो बढ़े हुए हैं, साथ ही साथ में मल और धातुओं की जो परीक्षा करते हैं, यानी उसके द्वारा आपका वैद्य पता करता है कि ये किस दोष की जो है बड़ा, कौन सा दोष बढ़ा हुआ है। साथ ही साथ में नाड़ी परीक्षा यानी पल्स डायग्नोसिस की जाती है, क्योंकि यहाँ पे आपको ध्यान रखना है वात और कफ है, तो वात जब शरीर में प्रकोपित होता है तो हमारी जो वात नाड़ी है उसकी गति बढ़ी हुई रहती है, और जो कफ नाड़ी है, वात पित्त कफ की तीनों जो नाड़ियां हैं उसमें वात और कफ की नाड़ियों को देख करके ये चीज देखी जाती है। और साथ ही साथ में लक्षणों का विश्लेषण, यानी रोगी में जो लक्षण आपको दिख रहे हैं, जैसे अभी हमने बात की वीजिंग की प्रॉब्लम है, चेस्ट टाइटनेस हो रही है और उसको ब्रीथलेसनेस हो रही है, तो यहाँ पे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पेशेंट को देख करके, उससे प्रश्न करके, उसको पूछ करके यहाँ पे ये डिसाइड किया जाता है, उसको अनुभव करके, उसको देख करके अंदाजा लगाया जाता है कि इस व्यक्ति को अस्थमा के ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं। बात करें अगर हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में, तो ट्रीटमेंट में मेनली मॉडर्न मेडिसिन के ट्रीटमेंट में देखेंगे आप, तो सबसे पहले जो मॉडर्न मेडिसिन में ड्रग्स के बारे में चर्चा की गई है वो है क्विक रिलीफ ड्रग या रेस्क्यू मेडिसिन, यानी पेशेंट को जब सांस लेने में तकलीफ हो रही है, जब उसको वीजिंग हो रही है, तो उसमें पहली क्लास ऑफ ड्रग है, उसमें क्विक रिलीफ में जो ड्रग देते हैं दैट इज द साल्ब्यूटामोल। अब ये जो साल्ब्यूटामोल है ये क्या है, ये शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडाइलेटर है, यानी बहुत जल्दी हमारे श्वास मार्ग को डायलेट कर देती है, क्योंकि श्वास मार्ग के सिकुड़ने की वजह से ही तो सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तो ये श्वास मार्ग को शॉर्ट एक्टिंग जो है ब्रोंकोडाइलेटर है। इसमें आप देख सकते हैं अस्तालिन इनहेलर की ब्रांड नेम है, अस्तालिन के नाम से आता है। सॉल्ट मिली याद रखेंगे दैट इज द साल्ब्यूटामोल। साल्ब्यूटामोल आप देख सकते हैं ये जो है आपका इनहेलर की फॉर्म में आ रहा है अस्तालिन, ये साल्ब्यूटामोल है। और साथ ही साथ में साल्ब्यूटामोल आपका टैबलेट फॉर्म में भी आता है, सिरप फॉर्म में भी आता है। तो ये साल्ब्यूटामोल जो है ये क्या है, एक शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडाइलेटर है, यानी हमारे रेस्पिरेटरी पाथवे को डायलेट करता है और इससे हमें सांस लेने में जो तकलीफ हो रही है उससे आराम मिलने लगता है। दूसरी इसमें जो ड्रग है दैट इज द इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, नाम याद रखेंगे इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। ये क्या है, ये एक एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है, डुओलिन के नाम से ये मार्केट में अवेलेबल है, डुओलिन। अब जो इप्राट्रोपियम है ये क्या करती है, ये हमारे रेस्पिरेटरी पाथवे में जो सेक्रीशंस होते हैं उनको कम कर देती है। तो सेक्रीशंस कम होने की वजह से जो रेस्पिरेटरी पाथवे हमारा ब्लॉक था उसमें क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी पाथवे में कम सेक्रीशंस होंगे तो सांस लेने में आसानी हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड है, हालांकि ये लीवोसाल्ब्यूटामोल इनहेलर है ना, ये इसके साथ में आता है, परसेप नाम से ये इनहेलर है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अस्थमा में जो ड्रग्स जनरली यूज होती हैं ये सिंगल ड्रग बहुत कम यूज होती है, कॉम्बिनेशन में ही अपन यूज करते हैं, जैसे साल्ब्यूटामोल के साथ में इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। अब यहाँ पे जो मैंने दो दवाइयों के बारे में आपसे बात की, ये क्विक एक्शन है, इनका बहुत जल्दी से काम करते हैं, यानी जब भी अस्थमा का अटैक पेशेंट को आएगा तो उसको बहुत जल्दी रेस्क्यू करने के लिए, बहुत जल्दी ठीक करने के लिए आप साल्ब्यूटामोल और इप्राट्रोपियम इन दोनों का यूज कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया ये टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है आपके पास, ये इनहेलर की फॉर्म में आपको अवेलेबल है, ये स्प्रे की फॉर्म में अवेलेबल है, और कई बार हम इससे पेशेंट को जो है नेबुलाइज भी कराते हैं साल्ब्यूटामोल से। थोड़ा और आगे की बात करें और जाने
कि ट्रीटमेंट में कुछ लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स होती हैं, या आप इसको मेंटेनेंस ड्रग कह सकते हैं, यानी जो लंबे समय तक पेशेंट को मेंटेन करने के लिए यूज होती हैं। और इसमें इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड के बारे में आप ध्यान देंगे। इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड में पहली ड्रग है बेक्लोमेथासोन। अब ये बेक्लोमेथासोन है, ये एक स्टेरॉइड है। और नेक्स्ट है आपका फ्लूटिकासोन। बेक्लोमेथासोन और फ्लूटिकासोन ये दोनों ही स्टेरॉइड है, और ये इसके ब्रांड नेम है, दैट इज द बैकलेट के नाम से ये मार्केट में है। और ये है फ्लूटिकासोन इनहेलर की नाम से मार्केट में अवेलेबल है। बेक्लोमेथासोन और फ्लूटिकासोन ये दोनों ही स्टेरॉइड है। और कॉम्बिनेशन इनहेलर में अगर आप देखेंगे तो ये जो बेक्लोमेथासोन है या फ्लूटिकासोन है, ये जनरली जैसे साल्मेट्रॉल के साथ में मिलता है। साल्मेट्रॉल और फ्लूटिकासोन का कॉम्बिनेशन है। जैसे आप देख सकते हैं एग्जांपल के तौर पे सेरेटाइड। सेरेटाइड नाम से ये मार्केट में अवेलेबल है। इसमें आप देखेंगे साल्मेट्रॉल और फ्लूटिकासोन है। दूसरा आप देख सकते हैं फॉर्मेट्रॉल और ब्यूटेसोनाइड। तो फॉर्मेट्रॉल और ब्यूटेसोनाइड का जो कॉम्बिनेशन है, ये मार्केट में सिम्बायोकॉर्ड के नाम से, सिम्बिकॉर्ड के नाम से अवेलेबल है। और अगर हम ओरल थेरेपी में देखें, यानी टैबलेट की फॉर्म में देखें, तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें थियोफाइलिन है, जैसे डेरिफाइलिन के नाम से ये मार्केट में अवेलेबल है। और इसको क्रोनिक केसेस में लॉन्ग टर्म में जब हमें ये दवाइयां यूज करनी होती हैं, तब हम कई बार जो है पेशेंट को ओरल ड्रग्स भी देते हैं, कई बार उसको इनहेलर भी देते हैं। लेकिन अस्थमा के रोगी के लिए इनहेलर सबसे बेस्ट ड्रग मानी जाती है। बात करते हैं इनके कुछ ब्रांड की, तो इसमें देख सकते हैं बैकलेट के नाम से जो मार्केट में अवेलेबल है, बैकलेट इनहेलर। ये 200 और 400 ध्यान देंगे, दोनों कंसंट्रेशन में आता है, यानी डिपेंड करता है सीवियरिटी के आधार पर, यानी पेशेंट को कैसे लक्षण है। तो 200 mg भी देते हैं इनिशियली, और जब 200 mg से कंट्रोल नहीं होता है तो 400 mg भी देते हैं। इसमें नेक्स्ट आप देख सकते हैं दैट इज द सेरोब्रीथ के नाम से 250 mg। इसमें फ्लूटिकासोन और साल्मेट्रॉल ये दोनों ही सॉल्ट हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं साल्मेट्रॉल और आपका फ्लूटिकासोन प्रोपियोनेट की। उसके बाद सिम्बिकॉर्ट में आप देख सकते हैं ये ब्यूटेसोनाइड और फॉर्मेट्रॉल है, ये भी इनहेलर की फॉर्म में अवेलेबल है। और यहाँ पे आप ये इटियोफाइलिन और थियोफाइलिन जो ओरल ड्रग्स अपन देते हैं उनकी जो है चर्चा की गई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी किसी स्टेरॉइड ड्रग को अस्थमा के पेशेंट में देते हैं, तो इनहेलर से देने से फायदा क्या है कि बॉडी पर जो सिस्टेमिक इफेक्ट है, यानी जो स्टेरॉइड लेने के जो साइड इफेक्ट हैं वो कम हो जाते हैं। इसीलिए पेशेंट को आपको इन ड्रग्स को जनरली इनहेलर की फॉर्म में देना चाहिए। और इनहेलर को भी मेनली हम स्पेसर के थ्रू देते हैं। स्पेसर एक डिवाइस है, इस इनहेलर के आगे इसको यहाँ पे एड ऑन किया जाता है ना, ऐसे करके इसको एड ऑन किया जाता है, और तब रोगी को, और जब भी किसी व्यक्ति को आप ये स्टेरॉइड इनहेल कराने के लिए देंगे, उसके इमीडिएटली बाद में आपको पेशेंट को बोलना है कि वो प्रॉपर तरीके से आप अपना माउथ वॉश करे, क्योंकि ऐसे केस में जनरली फंगस इन्फेक्शन का डर रहता है। तो अगर किसी को इनहेल कराया, आपने इनहेलर दिया है, उसके बाद तुरंत आप उससे कहेंगे कि इनहेलर लेने के बाद आपको जनरली माउथ वॉश करना है, ताकि कोई इन्फ्लेमेशन ना हो जाए, उसकी जो ओरल कैविटी है वहां पे कोई फंगस वगैरह की ग्रोथ ना हो जाए, है ना। बात करते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं और बात करते हैं कि आयुर्वेद में वो कौन सी मेडिसिन हैं जिनके थ्रू हम अस्थमा को मैनेज करते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे श्वास कुठार रस। जैसा इसका नाम है श्वास कुठार, तो ये करता क्या है, ये कफ को दूर करने वाला है, उष्ण और तीक्ष्ण प्रभाव है इसका, यानी आपके शरीर में जो कफ दोष बढ़ा हुआ है उसको ये कम करेगा। और इसकी डोज देखेंगे तो श्वास कुठार में 125 से लेकर 250 mg इसको शहद के साथ में दिन में 2 बार देंगे, हनी के साथ में इसको 2 बार देंगे। श्वास कुठार के बाद बात करेंगे कफ केतु रस। अब ये जो कफ केतु रस है ये कफनाशक है, वात और कफ का समन करता है। अभी मैंने आपको बताया कि जो आपका श्वास है वो आपके वात और कफ की वजह से ही हो रहा है, तो ये शरीर में वात और कफ को समन करेगा। अगर इसकी डोज देखेंगे तो 125 mg शहद के साथ में आप इसको देना है। नेक्स्ट ड्रग है वासा अवलेह, बहुत अच्छा यूज है वासा अवलेह का, और वासा अवलेह में मेनली आपका वासा ही है, और ये श्वास काश में यूज होता है, यानी जिस व्यक्ति को सांस फूलने की समस्या है, अस्थमा के साथ में उसको जो खांसी की समस्या है उसमें यूज करेंगे। और इसकी जो मात्रा है 5 से 10 ग्राम इसको वार्म वाटर के साथ में देते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। इनके कुछ ब्रांड नेम है जो आप देख सकते हैं, ये वासा अवलेह है जो डाबर फार्मास्यूटिकल का है,
ये बैद्यनाथ का आप श्वास कुठार रस देख सकते हैं, ये कफ केतु रस देख सकते हैं आपको बैद्यनाथ का। इन दवाइयों के अलावा और क्या है आयुर्वेद में जो यूज कर सकते हैं? ताली शादी चूर्ण। ताली शादी चूर्ण बहुत इंपॉर्टेंट यूज है इसका। ये कफ का शमन करता है, कफ है हमारे शरीर से कफ को बाहर निकालता है। अग्नि दीपक है, यानी डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाता है, तो आपके शरीर में कफ कम बनेगा। और इसकी मात्रा के बारे में बात करें तो 1 से 3 ग्राम इसको शहद के साथ में दिया जाता है। नेक्स्ट ड्रग है दैट इज द हिंग वाष्टक चूर्ण। बहुत अच्छा यूज है हिंग वाष्टक चूर्ण का श्वास रोगियों में, ध्यान देंगे। ये शरीर में वात और कफ का शमन करता है, पाचन का सुधारक है। पाचन अगर आपका अच्छा होगा तो कफ की कम से कम मात्रा बनेगी। डोज अगर आप इसकी देखेंगे तो 1 से 2 ग्राम इसको घी के साथ में या गर्म पानी के साथ में आप देते हैं। तो यहाँ पे ये हिंगवाष्टक चूर्ण देख सकते हैं आप, है ना। और ये है आपका ताली शादी चूर्ण, देख सकते हैं तनसुख फार्मास्यूटिकल का। तो ये कुछ दवाइयां हैं जिनको अपन यूज करते हैं आयुर्वेद में। बात करें अन्य उपचार के बारे में तो पंचकर्म में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है आयुर्वेद का, जिसे हम वमन कहते हैं। वमन का मतलब क्या है? शरीर में बढ़े हुए कफ को निकालने के लिए ये प्रोसीजर है और कफ के शोधन के लिए है। साथ ही साथ में विरेचन भी कराते हैं। ये पाचन में सुधार लाता है, शरीर में कम से कम कफ बनेगा। और नस्य भी दिया जाता है। नस्य नाक से औषधि प्रविष्ट कराना आप जानते हैं, है ना। नासा मार्ग से नाक के थ्रू जो मेडिकेटेड ऑयल्स दिए जाते हैं उसको अपन नस्य कहते हैं। और साथ ही साथ में इसमें धूमपान। धूमपान क्या है? औषधीय धुएं का श्वसन। यानी आप जानते हैं कि आयुर्वेद में कुछ इस तरीके के द्रव्य हैं जिनका हम धुआं क्रिएट करते हैं और उसको श्वास मार्ग से देते हैं, जिससे व्यक्ति ठीक होता है। अगर बात करें कुछ अन्य उपाय के बारे में तो इसमें प्राणायाम है, अनुलोम विलोम कराते हैं व्यक्ति को। अनुलोम विलोम कराने से हमारी लंग्स की जो कैपेसिटी है वो डे बाय डे इंप्रूव होती चली जाती है। भस्त्रिका कराते हैं, इससे भी हमारी लंग्स की कैपेसिटी इंप्रूव होती है। अगर हम कुछ योग आसन के बारे में बात करें तो भुजंगासन करा सकते हैं, धनुरासन करा सकते हैं। और साथ ही साथ में जो उसका आहार है, जो उसका खाना है, वो सात्विक आहार है और दिनचर्या को फॉलो कराते हैं। दिनचर्या फॉलो करने का मतलब क्या है? किस समय पेशेंट को जागना है, किस समय पर उसको उठना है, ये सारी चीजें आयुर्वेद में मैनेज की जाती हैं। बात करें कुछ अन्य फैक्टर्स के बारे में तो जो ट्रिगरिंग फैक्टर हैं, जैसे अगर किसी व्यक्ति को किसी पर्टिकुलर एलर्जी की वजह से, किसी एलर्जन की वजह से अस्थमा हो रहा है तो उसको अवॉइड करें। जैसे धूल मिट्टी में जाने की जो कम से कम जाएं या मास्क वगैरह पहन करके जाएं। नेक्स्ट है यूज इनहेलर रेगुलरली। अगर आपको लग रहा है कि अस्थमा आपका अनकंट्रोल्ड हो रहा है तो उस केस में इनहेलर वगैरह का यूज थोड़ा रेगुलर करें, क्योंकि एक बार ये अटैक आया तो उसको मैनेज करने में तकलीफ होगी। और जो इसके लक्षण है उनको मॉनिटर करते रहें। और अस्थमा के रोगी के लिए जो प्लान बताया गया है कि आपको ठंडी चीजें नहीं खानी है, कफ वर्धक आहार नहीं खाना है, इन सारी चीजों को आप फॉलो करते रहें। आयुर्वेद प्रबंधन में अगर आप देखेंगे दोष संतुलन के अनुसार जीवन शैली में परिवर्तन करें। जैसा मैंने अभी बताया कि वात और कफ को शरीर में नहीं बढ़ने देना है। दैनिक दिनचर्या और ऋतुचर्या का पालन करना है ना। ऋतुचर्या और दिनचर्या का मतलब किस ऋतु में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, इनके बारे में विशेष ध्यान रखें। एलर्जिक पदार्थों से दूरी बनाए रखें। जैसा मैंने अभी बताया कि जिन कारणों से अस्थमा डेवलप हुआ है उनको जनरली अवॉइड करें। और आसानी से पचने वाले, बिना कफ को बढ़ाए बाने यानी कफ हर आहार का सेवन करें, वो इजीली डाइजेस्ट हो जाए, शरीर में वात और कफ का प्रकोप ना हो, ऐसी जो है आहार जीवन शैली को नियमित अपनाएं। और नियमित व्यायाम और श्वसन अभ्यास। श्वसन अभ्यास में मैंने जो अभी आपको भस्त्रिका है, अनुलोम विलोम है, इन प्रोसीजरों को अगर आप करते हैं तो आप अस्थमा से अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। ये मैं अपने अनुभव के आधार पे बता रहा हूं कि अगर अस्थमा के रोगी को सही जीवन शैली के बारे में बताया जाए, यानी उसको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, इन चीजों को अगर वो फॉलो कर ले तो कई बार अस्थमा के रोगी को किसी मेडिसिन की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। तो ये सारी जानकारी मैंने अस्थमा के बारे में आपको दी है। अस्थमा को समझने के लिए अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए। एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।